नमस्ते। सोचिए किसी गेम में क्या होगा अगर खिलाड़ी अचानक से अकेले खेलना बंद कर दें और आपस में टीम बना लें। गेम थ्योरी में हम अक्सर मान लेते हैं कि हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए खेल रहा है, लेकिन अगर कुछ खिलाड़ी चुपके से हाथ मिला लें और एक गुट बना लें तो क्या हमारे पुराने नियम टिक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो अर्थशास्त्र से लेकर आज के एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर जगह तहलका मचा सकता है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आज हम MIT के एक शानदार एकेडमिक पेपर कंप्यूटिंग इक्विलिब्रियम बियॉन्ड यूनिलैटरल डेविएशन को डिकोड करने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि जब खिलाड़ी गुट बनाते हैं तो गणितीय रूप से पर्दे के पीछे क्या होता है और रिसर्चर्स ने इस बेहद उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए क्या नया तरीका निकाला है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ग्रुप डेविएशन यानी समूह विचलन की समस्या से, फिर जानेंगे MSE के बारे में, गेम की मैपिंग करेंगे, ट्री विड्थ की चुनौती को समझेंगे, एक्सप्लॉइटेबिलिटी और सोशल वेलफेयर की तुलना करेंगे और अंत में एक नए इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी चुनौती की, समूह विचलन की समस्या। देखिए, गेम थ्योरी में नैश इक्विलिब्रियम जैसे क्लासिक मॉडल ये मानकर चलते हैं कि हर एक खिलाड़ी बिल्कुल अकेले फैसले ले रहा है। मतलब कोई भी अकेला व्यक्ति अपनी रणनीति बदलकर अपना फायदा नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जब कई खिलाड़ी एक साथ मिलकर रणनीति बदलते हैं तो ये मॉडल्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं। इसका समाधान निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये एक ऐसी परफेक्ट स्थिति है जहां खिलाड़ियों का कोई भी समूह एक साथ अपनी रणनीति बदलकर अपने हर एक सदस्य का फायदा नहीं करा सकता। सुनने में कितना परफेक्ट लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। असल दुनिया के सामान्य गेम्स में ऐसी पूरी तरह से स्थिर स्थिति शायद ही कभी बनती है। इसे प्रिजनर्स डिलेमा के इस उदाहरण से समझते हैं। टेबल पर ध्यान दीजिए, अगर दोनों खिलाड़ी धोखा देते हैं तो उन्हें 0.2, 0.2 का पे ऑफ मिलता है। ये एक नैश इक्विलिब्रियम है क्योंकि कोई भी अकेला अपनी रणनीति बदलकर ज्यादा फायदा नहीं कमा सकता। लेकिन जरा सोचिए, अगर वे दोनों आपस में चुपके से तालमेल बिठा लें और दोनों कबूल करने का फैसला करें तो वे सीधा 0.6 के बेहतर परिणाम तक पहुंच जाते हैं। साफ है कि जब दो खिलाड़ी एक जॉइंट डेविएशन यानी संयुक्त विचलन के लिए समन्वय करते हैं तो व्यक्तिगत रणनीतियां पूरी तरह से धरी की धरी रह जाती हैं। तो जब परफेक्ट स्थिरता मुमकिन नहीं है तो उपाय क्या है? यही एंट्री होती है हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, MSE। अगर स्ट्रॉन्ग इक्विलिब्रियम हमेशा नहीं मिल सकता तो हमें ऐसी रणनीति खोजनी होगी जो सबसे अधिक स्थिर हो, और इसी सोच से जन्म हुआ MSE का, यानी मिनिमम एवरेज स्ट्रॉन्ग इक्विलिब्रियम। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। MSE का लक्ष्य गठबंधनों के विचलन को पूरी तरह से जीरो करना नहीं है, क्योंकि वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसके बजाय ये उससे मिनिमाइज करता है। ये इस बात पर फोकस करता है कि कोई भी गुट औसतन अधिकतम कितना फायदा उठा सकता है और फिर उस संभावित फायदे को जितना हो सके उतना कम कर देता है। अब इस डायग्राम को देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि MSE बाकी सभी धारणाओं के साथ कैसे फिट बैठता है। यहां आप एक के अंदर एक कई अंडे के आकार के घेरे देख सकते हैं। सबसे बाहर जो हल्का हरा घेरा है वो कोएलिशन प्रूफ CCE का है, जो सिर्फ उन विचलनों को रोकता है जो स्वयं लागू होते हैं। उसके ठीक अंदर स्ट्रॉन्ग CCE है, जो ऐसे किसी भी विचलन को रोकता है जिससे गुट के हर एक सदस्य को सख्ती से फायदा हो। इसके और अंदर स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग CCE है। यह सुनिश्चित करता है कि गुट का कम से कम एक सदस्य तो फायदे में रहे और बाकी किसी का नुकसान ना हो। और अब देखिए, सबसे बीच में वो जो गहरा नीला कोर है वही हमारा MSE <= 0 या सम स्ट्रॉन्ग CCE है। यह एकदम केंद्र में है क्योंकि MSE इन सभी अवधारणाओं को अपने अंदर समेट लेता है और उन्हें एक बेहतरीन गणितीय ढांचे में पिरो देता है। अब सवाल यह है कि हम इसे असल में कैलकुलेट कैसे करें। आइए समझते हैं गेम की मैपिंग के इस तीसरे हिस्से में। देखिए, MSET की गणना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये गणितीय रूप से अत्यधिक जटिल है। इसलिए रिसर्चर्स ने खिलाड़ियों की बातचीत को मैप करने के लिए एक खास तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिसे यूटिलिटी डिपेंडेंसी ग्राफ कहते हैं। इसके नियम एकदम सीधे लेकिन बेहद शक्तिशाली हैं। ग्राफ में हर खिलाड़ी एक नोड या बिंदु है। अगर खिलाड़ी A और B के फैसले मिलकर किसी के भी फायदे या नुकसान पर असर डालते हैं तो उन दोनों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। ये ग्राफ गठबंधनों के जटिल और दूरगामी प्रभावों को बहुत ही स्पष्ट रूप से पकड़ लेता है।
और ये चित्र इस पूरी रिसर्च का असली मास्टर स्ट्रोक है। बाईं ओर देखिए, ये हमारा मूल यूटिलिटी डिपेंडेंस ग्राफ है, जहां 1 से लेकर 5 तक के खिलाड़ी जटिल तारों की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन दाईं ओर देखिए, उस उलझे हुए ग्राफ को एक ट्री डिकॉम्पोजिशन में बदल दिया गया है। यानी पूरी पहेली को छोटे छोटे ओवरलैपिंग हिस्सों में तोड़ दिया गया है, जिन्हें बैग कहते हैं। सबसे ऊपर का बैग B1 देखिए, इसमें खिलाड़ी 1, 3 और 4 हैं। उसके नीचे B2 में 1, 2 और 4 हैं और B3 में 3 और 5 हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है कि खिलाड़ी 1 और 4 B1 और B2 दोनों बैग्स में मौजूद हैं। ये ओवरलैप बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि जब इन छोटे बैग्स को अलग-अलग हल किया जाएगा तो बाद में वे सब मिलकर एक परफेक्ट सुसंगत ग्लोबल रणनीति बना सकें। इस शानदार मैपिंग के बाद भी एक बहुत बड़ी दीवार हमारे सामने खड़ी है, ट्री विड्थ की बाधा। गेम को छोटे बैग्स में तोड़ने के बाद भी एक बहुत बड़ी एल्गोरिथम चुनौती बाकी रहती है। इस गेम को हल करने के लिए असल में एक कोरिलेटर यानी जो स्थिरता चाहता है और एक डेविएटर यानी जो सिस्टम को विचलित करना चाहता है, उसके बीच एक जीरो सम मेटा गेम खेला जाता है। और यहीं एक एक्सपोनेंशियल यानी घातीय बाधा सामने आती है, ट्री विड्थ दरअसल ये मापता है कि गेम आपस में कितना ज्यादा उलझा हुआ है। अगर ग्राफ में हर कोई हर किसी से जुड़ा है तो ट्री विड्थ बहुत अधिक होगी। सरल शब्दों में कहें तो यदि गेम अत्यधिक उलझा हुआ है तो MASC की गणना करना अनिवार्य रूप से NP हार्ड हो जाता है, जिसका मतलब है कि इसे तेज गति से हल करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हमारे रिसर्चर्स हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस सैद्धांतिक सीमा को पार करने के लिए एक बेहद चतुर एल्गोरिदम समाधान निकाला। उन्होंने फॉलो द परटर्ब्ड लीडर या FTPL नामक एक नो रिग्रेट लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। सबसे अहम और स्मार्ट कदम यह था कि उन्होंने अनगिनत संभावनाओं को ट्रैक करने के बजाय सिर्फ प्योर स्ट्रैटेजीज यानी शुद्ध रणनीतियों पर नजर रखी और फिर उन्हीं ओवरलैपिंग ट्री बैग्स का उपयोग करके इसे पहले लोकल स्तर पर हल किया और फिर ग्लोबल स्तर पर जोड़ दिया। ये सच में गणित और कंप्यूटर साइंस का एक अद्भुत तालमेल है। अब आते हैं इस रिसर्च के सबसे व्यवहारिक और दिलचस्प हिस्से पर, एक्सप्लॉइटेबिलिटी यानी शोषण क्षमता बनाम सामाजिक कल्याण। चलिए थ्योरी से बाहर निकलकर देखते हैं कि असल में इसका क्या असर होता है। यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर हम किसी एक व्यक्ति के शोषण या नुकसान की एक बहुत छोटी सी गुंजाइश को बर्दाश्त कर लें तो क्या उससे पूरे समूह का फायदा हो सकता है? प्रिजनर्स डिलेमा के स्लाइड को ध्यान से देखिए। पहले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पारंपरिक एल्गोरिथम और MASC दोनों की एक्सप्लॉइटेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन असली जादू दूसरे और तीसरे ग्राफ में छिपा है। दूसरे ग्राफ में देखिए, पारंपरिक एल्गोरिथम में गठबंधन की शोषण क्षमता 0.4 तक पहुंच जाती है, जबकि MASC इसे लगभग 0 के पास बनाए रखता है। और अब तीसरे ग्राफ में सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण की लाइन को देखिए, जहां पारंपरिक मॉडल समूह के कल्याण को गिराकर 0.4 के निचले स्तर तक ले जाते हैं, वहीं MASC शानदार तरीके से सहयोग को बढ़ावा देता है और पूरे समूह का स्कोर 1.0 तक ले जाता है। और यही चीज हमें स्टैग हंट गेम के परिणामों में भी देखने को मिलती है। स्टैग हंट में असल में 2 तरह के नैश इक्विलिब्रियम होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इसके तीसरे ग्राफ में सामाजिक कल्याण को देखिए। बाकी पुरानी बेसलाइन वाली लाइनें गिरकर 1.0 के खराब संतुलन पर आ जाती हैं, लेकिन वो जो बैंगनी लाइन है ना, जो MASC को दर्शाती है, वो तेजी से ऊपर उठकर 2.0 के बेहतरीन और इष्टतम संतुलन तक पहुंच जाती है। ये साफ साबित करता है कि MASC सिर्फ गठबंधनों को तोड़ता ही नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम को स्वाभाविक रूप से बेहतर और अधिक सहयोगी परिणामों की तरफ धकेलता है। तो कुल मिलाकर बात यहां आकर टिकती है। ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। अगर हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जो हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से सुरक्षा दे और किसी का एक पैसे का भी नुकसान ना होने दे, तो अक्सर समाज का समग्र कल्याण काफी कम हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के थोड़ा सा शोषित होने की संभावना को सहन कर लें, तो पूरे समूह की भलाई और फायदे को एक बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है। और इस पूरे ट्रेड ऑफ का सबसे बेहतरीन विजुअल जवाब इस चार्ट में है, जिसे एक्सप्लॉइटेबिलिटी वेलफेयर फ्रंटियर या EWF कहते हैं। इस पर जरा गौर कीजिए। यहां X अक्ष पर शोषण क्षमता है और Y अक्ष पर सामाजिक कल्याण है। नीली लाइन प्रिजनर्स डिलेमा को दिखा रही है। जब X अक्ष पर वैल्यू एकदम 0 है तो सामाजिक कल्याण सिर्फ 0.4 है। लेकिन जैसे ही हम X अक्ष पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हम 0.1 तक का जोखिम स्वीकार करते हैं, तो देखिए कैसे नीली लाइन रॉकेट की तरह ऊपर भागती है और कल्याण सीधे 1.0 तक पहुंच जाता है।
ये चार्ट बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि थोड़ी सी छूट देने से पूरे समूह का फायदा आसमान छू सकता है। ये अवतल वक्र अर्थशास्त्र के एक बहुत ही गहरे नियम को हमारे सामने रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो एकदम सही और परफेक्ट संतुलन बिंदु खोजा कैसे जाए। बाईं ओर के चार्ट में देखिए, एक्स अक्ष पर व्यक्तिगत तर्क संगतता पर वजन है, जिसे W कहा गया है। जैसे जैसे W बढ़ता है, लाल लाइन यानी सामाजिक कल्याण नीचे आती है और नीली लाइन यानी शोषण क्षमता भी घटती है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने एक बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। ये एल्गोरिदम इस वक्र पर गणितीय रूप से उस सटीक पेरेटो ऑप्टिमल रणनीति को ढूंढ निकालता है जहां सबसे कम जोखिम में अधिकतम सामाजिक लाभ पाया जा सके। एकदम सटीक और बेहतरीन अप्रोच। तो चलिए इन सारी बातों को समेटते हुए हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक नया संतुलन। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही रोमांचक निष्कर्ष की ओर ले जाता है। MASE सिर्फ कागजों पर लिखा एक गणितीय सूत्र नहीं है, ये जटिल प्रणालियों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। रिसर्च पेपर का ये कोड इस पूरे काम का निचोड़ है। उन संयुक्त रणनीतियों की खोज करने के बजाय जो सभी गठबंधन विचलनों से प्रतिरोधित हों, हम एक ऐसी संयुक्त रणनीति की गणना करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो प्राप्त करने योग्य अधिकतम औसत लाभ को कम से कम करे। ये सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक परफेक्ट लेकिन नामुमकिन आदर्श के पीछे भागने के बजाय हम डैमेज कंट्रोल और प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंत पर आ गया है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के समय में जब ऑटोनॉमस AI एजेंट्स शेयर बाजार के ट्रेडिंग एल्गोरिदम से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो समूह की मिली भगत या सीक्रेट गठबंधनों पर ये गणितीय सीमाएं हमारे भविष्य को कैसे बदलेंगी? क्या MASE वो सुरक्षा जाल साबित होगा जिसकी कल के अत्यधिक जटिल AI नेटवर्क्स को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होगी? इस पर जरूर सोचिएगा। हमेशा की तरह नई चीजें सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।